मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों, मैंने जो पाठ लिया है भारत के विदेश संबंध, इसका कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था और आज मैंने इस पाठ के जो टॉपिक रह गए थे आज मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊँगी। और बच्चों, आप जैसा जानते हो कि भारत एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था और ये विश्व युद्ध के बाद ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने तथा शांति कायम करने के लिए एक सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा था। अतः उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्र हितों के सिद्धांत पर आधारित भी किया था। तो आज हम देखेंगे पंडित नेहरू की विदेश नीति क्या थी, आज उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छी अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1940 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को क्या करना, बचाए रखना, ये पहला उद्देश्य था। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के रूप में थी। जैसा बच्चा आप जानते हो कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस देश के राजनीतिक नेतृत्व की विशेष भूमिका होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोचो कि भारत की विदेश नीति पर इसके महान नेताओं के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जैसे हम आपको बता रहे हैं कि उनके विचारों में भारत की विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित भी हुई थी। और पंडित नेहरू जी जो थे साम्राज्यवाद, निवेशवाद व फांसीवाद के घोर विरोधी थे। वे समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वो शांतिपूर्ण से यानी शांति से हर एक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। वो लड़ाई नहीं चाहते थे। हर एक प्रॉब्लम्स का, हर एक समस्या को वो एक शांति ढंग से करना चाहते और उसी के वो समर्थक रहे। वे मैत्री, संयोग व सह अस्तित्व के प्रबल समर्थक थे। किसके थे? मैत्री यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, संयोग व सह अस्तित्व यानी एक दूसरे की सहायता करते हुए उसके वो समर्थक थे, यानी उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। साथ ही अन्यथा विरोध करने के लिए वे शक्ति प्रयोग के समर्थक थे, है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों द्वारा भारत की विदेश नीति के ढांचे को भी ढाला। अपने विचारों के द्वारा उन्होंने उस विदेश नीति को ढाला। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सामने विदेश नीति के क्या 3 बड़े उद्देश्य थे। जैसा कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, है ना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति से अपनाकर हासिल करना चाहते थे, है ना। और इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद व पंचशील की अवधारणा आज भी भारतीय विदेश नीति के आधार के स्तंभ पर वो मानते हैं। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति वो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, हाँ, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता का समर्थन भी किया और वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरा देश चलाया जा सके। और उनकी
भारतीय जो विदेश नीति का जो सार था, उनके जो सोच थी कि वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से, यानी सह अस्तित्व से ये नीति अपनाई जाए। कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का बच्चों अर्थ होता है कि बिना किसी मनमुटाव के मैत्रीपूर्ण ढंग से एक देश का दूसरे देश के साथ रहना ना, तभी तो सह अस्तित्व हो सका। और इसी का उन्होंने समर्थन भी किया, नेहरू जी ने। और ये उनका सोचना था कि यदि भिन्न भिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ पड़ोसियों की तरह नहीं रहेंगे तो विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का विदेश नीति का उन्होंने समर्थन किया, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध को बना सके। तो बच्चों, मैंने देखा कि पंडित नेहरू जी की विदेश नीति क्या थी। तो अब हम देखते हैं भारत का परमाणु नीति के प्रमुख कारण क्या थे और भारत का परमाणु नीति क्या थी। बच्चों, जो भारत की जो परमाणु नीति थी, है ना, भारत ने मई 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण करते हुए अपनी परमाणु नीति को नई दिशा प्रदान की। और इसके पक्ष में बच्चों, आत्मरक्षा भारत की परमाणु नीति का प्रथम पक्ष था। है ना, भारत ने आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण किया ताकि कोई अन्य देश भारत पर परमाणु हमला ना कर सके। ये इसका पहला पक्ष था जो उसकी नीति अपनाई थी, परमाणु नीति की। और दूसरा पक्ष था कि परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग की मनाही भारतीय परमाणु नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। और भारत ने परमाणु हथियारों का जो युद्ध में पहले प्रयोग ना करने का जो घोषणा की रखी थी, है ना। और भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बनना चाहता था ना। बच्चों, भारत ने सन 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया गया ना। उसको ये बताया गया कि वो शांतिपूर्ण से ये जो परीक्षण किया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण के तथा ये भी जताया दूसरे देशों को कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति की प्रयोग में लाने की क्षमता है। और इस दृष्टि से परमाणु बनाने का ही नहीं, बल्कि उनका ये नीति थी कि ये बात स्वीकार कर ले कि भारत अपनी रक्षा के लिए, भारत जो था परमाणु का जो परीक्षण का था वो अपनी रक्षा के लिए, है ना, परमाणु हथियार रखेगा, ना कि उसका पहले प्रयोग करेगा। तो अब हम आते बच्चों कि पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि क्या कारण थे जो उसने परमाणु बनाने का रखा। तो पहला है आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना ना। बच्चों, इस पॉइंट से देखने से पहले हम एक बात आपको और बताते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान, है ना, जब शीत युद्ध हुआ तो उसके दौरान उसके बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास पर बहुत अधिक बल दिया था। और इसके अलावा भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि, और उन्होंने समर्थन करना रहा। लेकिन बच्चों, 1962 में चीन में, है ना, जब 1962 में जो भारत में चीन से युद्ध में हार रहा तथा सन 1965 व 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत को अपनी विदेश नीति पर सोचना पड़ा। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कब 1971 में जब पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत को अपनी विदेश नीति पर सोचना पड़ा, है ना। और 1970 के दशक में भारत ने पहली बार यह अनुभव किया, ये सोचा या विचार किया कि अन्य राष्ट्रों की तरह उसके पास भी परमाणु संपन्न बनना चाहिए, यानी कि उसके पास भी परमाणु होना चाहिए और वह एक परमाणु संपन्न देश होना चाहिए। और भारत ने सन 1974 में एवं सन 1998 में परमाणु परीक्षण किए। बच्चों, वर्तमान में भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, यानी कि वर्तमान में इस समय हमारा भारत देश एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाए जाने के कुछ कारण भी हैं जो हमने अभी आपको पहला पॉइंट बताया कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, यानी पूरे संसार में एक अच्छे स्तर पर ये कि अपनी पहचान बनाना चाहता है ना।
जैसे विश्व में जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार उपलब्ध हैं, जिन देशों के पास परमाणु हैं, वे सभी आत्मनिर्भर देश माने जाते हैं। माने जाते कि नहीं ना। भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था ना, इसलिए उसने परमाणु को बनवाया और उसका परीक्षण किया, जिससे कि उसकी पहचान विश्व स्तर पे यानी पूरे संसार में हो सके। तो बच्चों, ये पहला पॉइंट था कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी उसने पहचान बनाई, इसलिए परमाणु परीक्षण किया और परमाणु की जो नीति अपनाई। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बच्चों, हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि विश्वव्यापी यानी संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पूरे वर्ल्ड में ना, पूरा विश्व यानी संपूर्ण विश्व में सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत भी परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि जो देश के पास परमाणु होते हैं तो उनको किस तरह से देखा जाता है? आदर और सम्मान की दृष्टि से। इसीलिए भारत ने भी परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी चाहिए। पड़ोसी देश के पास परमाणु हथियार होना, जैसा आप जानते हो बच्चों कि भारत में पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में पड़ोसी देश में जो है, जो चीन और वह पाकिस्तान है, उनके पास क्या अपने परमाणु हथियार हैं और इन देशों के साथ भारत के युद्ध भी हो चुके हैं। अतः भारत को इन देशों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए भारत को इन देशों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए भी, ताकि वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए भी उसने परमाणु हथियार बनाना अति आवश्यक समझा। किस लिए? ताकि इन देशों से जिनके साथ इनके, चीन और पाकिस्तान के साथ इनके युद्ध हो चुके हैं, और उनसे सुरक्षित रहने के लिए भी उसने परमाणु हथियार बनाना अति आवश्यक समझा। फिर हम देखते हैं शक्तिशाली राष्ट्र बनने की इच्छा। और हम चौथा पॉइंट बच्चों देखते हैं, जो भारत की जो नीति थी परमाणु बनाने की। चौथा पॉइंट है कि शक्तिशाली राष्ट्र बनने की इच्छा, है ना। प्रत्येक देश चाहता है कि वो शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। तो विश्व में जितने भी देश हैं, है ना बच्चों, वो परमाणु शक्ति संपन्न है। विश्व में बच्चों जितने भी देश है वो परमाणु शक्ति संपन्न, यानी सबके पास परमाणु शक्ति अपने में है। वे सभी शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके पास परमाणु की शक्ति है। भारत भी उसी राह पर चलना चाहता था। किस राह पर? ताकि वो कह सके कि हमारे पास भी परमाणु की शक्ति है। भारत भी उसी राह पर चलना चाहता था। भारत भी परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था, है ना। वो चाहता था कि उसका भी उसी तरह से आदर सम्मान हो जैसे और देशों का होता है। जैसे और देश शक्तिशाली माने जाते हैं, तो भारत भी परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था, ताकि कोई देश उस पर बुरी नज़र ना डाल सके और उस पर चढ़ाई ना कर सके। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली, यदि कोई देश शक्तिशाली होगा तो नेचुरल सी चीज़ है, दूसरा देश उससे डरेगा। तो भारत भी चाहता था कि कोई देश उस पर बुरी नज़र ना डाले, इसलिए भी उसने परमाणु नीति को अपनाया। और ये चौथा कारण था जो परमाणु बनाने का। तो बच्चों, पांचवा देखते हैं, शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु हथियारों का उपयोग करना। भारत का मत है, यानी कि भारत का जो मानना है बच्चों कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु नीति को अपनाया है ना। भारत का जो मत है, यानी उसका जो मानना है कि उसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी उसने परमाणु नीति को अपनाया। भारत ने जब अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया, ध्यान दीजिएगा, जब उसने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। करार यानी शांतिपूर्ण परीक्षण बोला गया कि बहुत ही अच्छा वो था, मतलब कि कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन उसने अपना उस चीज़ को शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया गया, वो बताया गया। भारत का मानना है कि वे अणु शक्ति को केवल, भारत का क्या मानना है बच्चों, कि वे अणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयोग करने की अपनी नीति को रखेगा। किस कार्य के लिए? शांतिपूर्ण उद्देश्यों में।
वो अपनी अणुशक्ति को किस चीज़ के लिए करेगा? केवल शांतिपूर्ण देशों में ही प्रयोग करने की अपनी नीति को वो दृढ़ संकल्प करेगा। वो किसी लड़ाई दंगे के लिए नहीं, वो शांतिपूर्ण देशों के लिए ही अपने हथियारों का यानी अपने अणुओं का प्रयोग करेगा। फिर हम देखते भारत द्वारा लड़े गए युद्ध। भारत ने सन 1962 में, कब? भारत ने सन 1962 में चीन के साथ युद्ध किया था, है ना? कब किया था? 1962 में चीन के साथ युद्ध किया था तथा सन 1965 व 1971 के पाकिस्तान के साथ भी युद्ध किया हुआ। 1962 में चीन के साथ और 1965 व 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत को बहुत जनधन की हानि हुई थी, यानी बहुत नुकसान सहना पड़ा था भारत को। काफ़ी धन और जन यानी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब भारत युद्धों में होने वाली अधिक हानि से बचने के लिए भी परमाणु हथियार प्राप्त करना चाहता है ना? जब उसको दूसरे देशों के साथ बच्चों जब लड़ाई हुई यानी युद्ध हुए तो कितना उसको हानि उठानी पड़ी। इस वजह से भी भारत को लगा कि हमारे पास परमाणु का हथियार होना चाहिए ताकि जो हानि एक बार उठा चुका दोबारा वो ना हो सके और दूसरे देशों का सामना वो कर सके ना। इस वजह से भी परमाणु शक्ति बनाने की जो नीति अपनाई भारत ने, ताकि दूसरे देशों से जब हमला करे तो उससे वो अपने बचाव को कर सके, जैसा कि एक बार उसके साथ हुआ। फिर इसका 7वां पॉइंट देखते हैं, भारत का परमाणु नीति के जो प्रमुख कारण में हम देख रहे हैं कि किस कारण से परमाणु भारत देश ने बनाए, है ना? क्यों इस नीति को अपनाया? तो हम 7 पॉइंट को देखते हैं कि न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना। तो भारत परमाणु नीति एक परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से स्वयं को क्या करना चाहता था बच्चों? बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहा, यानी कि कम से कम की नीति को अपनाया। और भारत ने सदैव विश्व को ऐसा समुदाय को आश्वासन किया कि वो किसी भी परिस्थिति में यानी कोई भी परिस्थिति हो परमाणु हथियार का प्रयोग पहल नहीं करेगा। सोच सकते बच्चों कि हमारा भारत देश ने इस बात का हमेशा जाहिर किया, इस बात का आश्वासन दिया, इस बात की प्रॉमिस की कि वो पहल अपने तरफ से परमाणु के नहीं चलाएगा, यानी जो परमाणु का कैसी भी स्थिति हो लेकिन वो पहल नहीं करेगा। बच्चों, परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी आज भारत इस स्थिति में बच्चों पहुंच चुका है कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले सोचता है। देखिए, हमारा भारत देश पहल नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई भी देश, सबको मालूम है कि हमारा भारत देश परमाणु संपन्न देश है, उसका विश्व में नाम है, लेकिन कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले सोचता है ना बच्चों? तो 8वां पॉइंट हम बच्चों देखते हैं कि परमाणु संपन्न राष्ट्रों की भेदपूर्ण नीति क्या थी। तो विश्व के बच्चों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने परमाणु पर अप्रसार जो संधि थी क्या की, उसको व्यापक परमाणु परीक्षा संधि को इस प्रकार लागू करना चाहा कि उनके अलावा कोई भी अन्य देश, है ना, दूसरा कोई भी देश हथियार का निर्माण ना कर सके। जो उनकी भेदपूर्ण नीति जो थी, इससे क्या होता है, कोई भी देश, अन्य देश परमाणु हथियार का निर्माण ना कर सके। और भारत ने इन दोनों संधियों को भेदभाव मानते हुए उन पर हस्ताक्षर करने से क्या किया बच्चों? मना कर दिया और ये घोषणा की कि वे अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। किसने किया घोषणा की? भारत ने। लेकिन इन हथियारों के प्रयोग की पहल नहीं करेगा, है ना बच्चों? लेकिन बच्चों, इन हथियारों का प्रयोग पहल नहीं करेगा, है ना? उसने अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन भारत ने कहा इन हथियारों का पहल वो नहीं करेगा। और भारत की परमाणु नीति से ये बात बच्चों स्पष्ट हो गई कि भारत विश्व स्तर पर लागू एवं भेद रहित परमाणु को
निशस्त्रीकरण के लिए वो क्या करेगा, वचनबद्ध उसने दिया अपनी, कि ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तो बच्चों, जो मैंने आपको भारत की परमाणु नीति के प्रमुख कारण बताए, तो हम इन 8 पॉइंट हमने आपको बताए, तो हम इस बात को जानते हैं कि भारत ने 1998 के जो मई में परमाणु परीक्षण किया था और ये भी जताया था कि इसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास क्षमता है। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। जो परमाणु परीक्षण किए, इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय द्वीप पे इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी, लेकिन उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए भी, जिन्हें बाद में हटा भी लिया गया था ना। और भारत की ये परमाणु नीति ने सैद्धांतिक तौर पर ये बात स्वीकार कर ली गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, है ना। जैसा मैंने पहले बताया कि वो परमाणु को रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहल वो नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में ये बात दोहराई भी गई, जैसा मैंने आपको एक पॉइंट में बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर जो भेदभाव लागू और निशस्त्रीकरण का जो प्रति वचनबद्ध है और परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना, ताकि पूरे विश्व में परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तो बच्चों, मैंने भारत की परमाणु नीति के प्रमुख कारण जो 8 बताए, उनको बहुत अच्छे से सुनागा। और बच्चों, हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में जब छोटे मोटे मतभेद तो बच्चों ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर व्यापक सहमति है ना। और इस कारण हम देखते हैं बच्चों कि 1962 से 1972 के बीच, 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद जब समय समय पर कठिन पार्टियों ने सरकार बनाई, तो विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी समिति रखी। और बच्चों, अभी हमने देखा कि भारत के विदेश संबंध में पंडित नेहरू की विदेश नीति और भारत की परमाणु नीति के प्रमुख कारण को मैंने बताया, और इसी से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए, इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। पहला प्रश्न है कि पंडित नेहरू की विदेश नीति को लिखिए, पंडित नेहरू की विदेश नीति को लिखिए। और दूसरा पॉइंट है, भारत की परमाणु नीति क्या थी, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो बच्चों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और इस पाठ के मैंने जो पॉइंट्स थे आपको पहली कक्षा में भी बताए थे और इस पे भी आपको बताया, और कुछ अभी 1-2 पॉइंट्स और रहेगा जिसको मैं अगली कक्षा में क्लियर करूँगी। तो अभी आप सिर्फ इन जो मैंने कराए, इनके 8 पॉइंट्स और विदेश नीति नेहरू जी की, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इस पाठ की मैं जो पढ़ाया है, इसकी मैं आपको कुछ जो फ़ोटोज़ हैं आपको मैं भेजूँगी। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।